अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। आज भी कुछ हाजी महाज पे और सियासी महाज पे कुछ डेवलपमेंट्स वगैरह हुई हैं, उसके ऊपर हम आपके साथ बात करेंगे और आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि जो-जो खबरें हम जिसको बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपके को मिले और हो सकता है आपको कोई नई खबरें भी उस दौरान में मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, कल हमने प्रोग्राम किया था और हम दोनों ने ये बात कही थी कि ईरान की तरफ से जो हमला हुआ उसकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मज़म्मत होगी, जो कि ज़ाहिर है अमेरिका की तरफ से भी आ गई थी मज़म्मत। और फिर आज सुबह पाकिस्तान ने उनके बॉर्डर पे मौजूद जो बलोच दहशतगर्द थे उनके ऊपर अटैक किया। इसको मर्ग बर सरमचार ऑपरेशन का नाम दिया गया। मर्ग बर मुर्दाबाद और सरमचार जो है वो बलोच गोरिल्ला जंगजुओं को कहते हैं। तो वो उनके ऊपर अटैक किया गया और वो ईरानी एजेंसी ने भी माना कि जो लोग मारे गए वो नॉन ईरानी थे, यानी कि जो पाकिस्तान को जो दहशतगर्द चाहिए थे वो थे। तो पाकिस्तान ने एक तरह से मेरे ख्याल में उसी तरह का बदला ले लिया जैसे बालाकोट के बाद हमारी फ़िज़ाइया उस साइड पे गई और वहाँ से फिर अभिनंदन आया और हमने उसको उसके ऊपर हमला उसके जहाज़ के ऊपर हुआ और फिर उसको वापस भेज दिया गया। तो बहुत से लोग कल ये बात कह रहे थे कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग ये कह रहे थे कि नहीं, थोड़ा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। लेकिन चलें, स्कोर सेटल हो गया। उसके बाद मेरा ख़्याल है कि हमें सफ़ारती तौर पे कोशिश करनी चाहिए, इस मामले को बढ़ना नहीं चाहिए। फिर वही बात हम बार-बार कहेंगे कि ईरान का स्टेक पे कुछ नहीं लगा हुआ। ईरान हर मुस्लिम ममालिक के साथ जो है वो लड़ाई लेने की कोशिश कर रहा होता है। उसके किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं। पाकिस्तान जो है उसको उसके तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे और ईरान ने भी की मज़म्मत भी अमेरिका ने की और चाइना ने सालिसी की पेशकश कर दी है। और कल इंडियन बिल्कुल, मीडिया जो पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश था। बिल्कुल चीन ने बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन बयान आया और बड़ा ओपन हार्ट उसके साथ किया है उसने कि हम अपना बीच में रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात वही है कि अगर जिस तरह कल हमने बात भी की थी, वो केस उस तरह से अगर यूएनओ वगैरह में उठाया जाता, लेकिन चले अब हुआ है और पाकिस्तान की जो कौम है, वो आपको पता है थोड़ी जज़्बाती भी है उस मामले में और वो खुश भी है। तो हुआ हुँ। है लेकिन अब इस मामले को मेरे ख्याल में यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि आगे बढ़े। आगे बढ़ने से फिर मामलात खराब हो जाएँगे। पाकिस्तान ने भी हमला करने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहा है कि हमारा कोई उससे लेना-देना नहीं था कि हम कोई हुकूमत के हवाले से इस तरह से बात करें। लेकिन उन्होंने जो एक टारगेट किया था, उसको उन्होंने अचीव किया है और एक मैसेज असल में देना था उन्होंने। उस मैसेज को देने के बाद अब जिस तरह आपने कहा है कि अब अगर मेरे ख्याल में जो सफ़ीर भेजे गए थे, वापस बुलाए गए थे और जो उनके भेजे गए थे, उस तरफ से भी अगर पाकिस्तान ही शुरुआत कर ले, तो मेरे ख्याल में बेहतर है। क्योंकि एक जो मैसेज जाना था, एक्सट्रीम हुँ। मैसेज जो जाना था, चला गया। और दूसरी बात ये भी खुशाइन बात थी कि ये तमाम जो अटैक हुए, जो कल हुआ और जो आज किए गए, उसकी सारी ब्रीफिंग आके वज़ारत ख़ारिजा दे रही थी। तो जब वज़ारत ख़ारिजा देती है तो डिप्लोमैटिकली एक अच्छा मैसेज आता है क्योंकि वो फिर उस वहाँ पे डिप्लोमैट्स भी आते हैं, फ़ॉरेन जो आपके जर्नलिस्ट हैं वो भी आते हैं। तो एक लोगों को पता चल जाता है कि ईरान ने क्या किया है। दूसरी बात आपकी ये बिल्कुल सही है कि हमारी कौम जज़्बाती भी है और हमारी कौम इस एक मामले के ऊपर इकट्ठी भी है। कुछ शरपसंद होते हैं जो कि मुल्क के खिलाफ बोल रहे होते हैं और कुछ हमने ऐसी ट्वीट्स देखी भी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी कौम इसके ऊपर मुत्तहिद होती है, जैसे कि हमने बालाकोट वाले मसले के ऊपर भी देखा था, जितनी मर्ज़ी सियासी पोलराइज़ेशन हो लेकिन इस मामले पे सारे पाकिस्तान के एक हो जाते हैं। और आज भी और हमने ये देखा कि सारे पाकिस्तानी एक हो गए। एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, आपको पता है मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान जो है, उसका मज़हब क्या है या उसका फ़िरका क्या है? और ये बड़ी अच्छी खुशहाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी भी ऐसे हैं जिनका उसी मज़हब फ़िरके से ताल्लुक है, उन्होंने भी पाकिस्तान का साइड लिया है और उन्होंने बिल्कुल भी ईरान को ठीक-ठाक अल्फ़ाज़ में मज़म्मत किया। मेरे ख़्याल में जितने हुँ। बाकी एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग हैं, उनसे आगे एक कदम आगे जाके उन्होंने मज़म्मत की है। तो मेरे ख़्याल में नेशनैलिटी या नेशनल लेवल के ऊपर नेशनलिज़्म इसी को कहते हैं कि जिस वक़्त भी हो तो फिर उसपे साथ खड़ा हुआ जाए। अच्छा और दूसरी बात है कि ज़हीर हमारे जो सियासी लीडर हैं उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है मतलब बिलावल हो गए या नवाज शरीफ वगैरह किसी ने जलसे में उसके ऊपर बात नहीं की अवाम के जज्बात सस्ते नारों से नहीं भड़काए और बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे मामलात को आपको जलसों में आके डिस्कस करके लोगों के जज्बात नहीं भड़काने चाहिए और ना ही इसके ऊपर बिला वजह के बहादुर बनना चाहिए क्योंकि मामलात को सेंसिबिलिटी के साथ संभालना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं जिस तरह हमने कहा है कि कौम जज़्बाती है और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। हाँ।
लेकिन क्योंकि मामलात जो है ना वो जितने मर्जी हमले एक दूसरे की तरफ कर ले, लेकिन दो हम्म, ममालिक के दरमियान में सेटलमेंट जो होती है वो टेबल टॉक के जरिए होती है, बातचीत होती है के और जरिए वो होती हाँ। है। उन्होंने गलती की थी, उसका मैसेज पाकिस्तान ने बड़ा इफेक्टिवली दिया है और मेरे ख्याल में अब आगे बढ़ना चाहिए। और खास तौर पे ये चीजें मैं आपको बताऊं शनीला, अगर आगे हम सियासत पे भी आएंगे, क्योंकि हम्म, अगर खुदा ना खास्ता एक इस ये बात अगर आगे बढ़ती है ना, आपको पता है 3 हफ्ते रह गए इलेक्शन में, तो हाँ मामला जी, फिर इलेक्शन मुलतवी होने का बड़ा हाँ, मामला कहीं और ना निकल जाए। बल्कि अभी कुछ साफियों को आपने देखा भी होगा, एक आध कामरान। साफी ने तो सख्ती से कहा हुआ कि देख लें अब तो बिल्कुल ये वो बुला बुला। वो पता है कामरान खान जो हैं, मैं तो नाम भी ले लूंगी, वो मुसलसल इस चीज के ऊपर मुसर हैं कि इलेक्शन जो है वो मौखर कर दें, इलेक्शन मौखर कर दें। और मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। देखिए, आपके मुल्क के अंदर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, अवाम की बैकिंग के साथ आएगी, वो ज्यादा डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल कर सकती है, बजाय इसके कि यहाँ पे कोई निगरान सेटअप बैठा हुए। ये हमारे सहाफियों को ये चीज समझ नहीं आ रही है कि आपको इलेक्शन हर हाल में करवा देने चाहिए इस वक्त। मामला बजाय इसके कि आप ये कह दें कि ओ हो जी। और आज नवाशी ने जब तकरीर किया, तकरीर पे भी हम आएंगे, तो फिर कामरान खान साहब ने मोगे, ओहो नवाशी साहब ने तकरीर कर दी, उनको लग रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। प्लीज इस टॉपिक से अब निकल आना चाहिए। 20 दिन रह गए हैं, आपकी जो बैलेट पेपर है वो छपने के लिए जा चुके हैं, करोड़ों रुपया लग चुका है, वो उसको जाया मत करें, इलेक्शन के अंदर जाने दें। मुझे पता है कि आपके स्टॉक एक्सचेंज में बहुत पैसे लगे हुए हैं और आप उसकी वजह से चाह रहे कि इलेक्शन रुक जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ आवाजें उठ रही हैं, मेजोरिटी आवाजें ऐसी नहीं है, मेजोरिटी जो है वो चाह रही है कि इलेक्शन हो जाए। अगर आप मेरे से तजिया पूछे ना, कि मेरी ख्वाहिश हम्म, अगर पूछे, ख्वाहिश मेरी है कि बिल्कुल 200% इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर देखें एक साफी है वो तजिया कर सकता है कि हालात इस तरफ, जब भी आपको पता हाँ, है इस तरह। और चीज होती है उसमें आपकी ख्वाहिश शामिल नहीं होती, उसमें ग्राउंड फैक्ट शामिल होते हैं। मेरे साथ तजिया पूछे, हो सकता है कहीं ना कहीं मैं कह दूं कि यार चांस तो मुझे भी लग रहा है 50-50 है। लेकिन आप एज ए साफी किस तरह ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं कि इलेक्शन हो? हाँ, ये मेरी समझ से हाँ। बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक ज़हीर अभी अभी एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि जो मारा बलोच यहाँ पे जो धरना लेके आई है बलूचियों का, उनकी एक वीडियो इस वक्त सारी चल रही है और बहुत से सहाफी उसको शेयर कर रहे हैं और भी लोग। उसने कहा है कि जो लोग वहां पे बलूचिस्तान में जो अटैक आज हुआ है ईरान में, उसमें जो लोग मारे गए हैं, उनके लवाहिकीन इस धरने में बैठे हुए हैं। तो यानी कि ये एक बात कंफर्म होगी कि वहां पे बलोच ही थे। अब वो दहशतगर्द हैं। हम अभी इस वक्त अपनी तरफ से कोई तजिया नहीं दे सकते, क्योंकि जाहिर है बीएलए बीएलएफ का जो किरदार है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है किस किस तरह का है। तो ये उसने कहा है कि जी धरने के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं। ये बयान को अगर देखा जाए ना, ये इनकी अपनी काज को खराब कर सकता है शनीला, क्योंकि हम्म, उनके अगर जो जेन्युइन रीजंस हैं मिसिंग पर्सन के हवाले से, लेकिन अगर आप खुद जाके जोड़ेंगे कि उन लोगों के लवाकिन यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि बीएलए या इस तरफ थे, तो मैं में ये हम्म। कोई वो फिर जिम्मेदारी वाला मिसिंग पर्सन में हाँ, वो वो फिर मिसिंग पर्सन पर्सन के खाते में नहीं जाएगा। इसका मतलब कि वो तो मौजूद है, आपको पता है कि वो कहाँ पे हैं। तो ये एक जो हमदर्दी का फैक्टर उनके लिए बन रहा था, और पाकिस्तानी कौम का वो काफी जो है आप उनकी तरफ से। आपने फिर ये मान लिया कि आप जो दूसरे मुल्क की सरजमीन के ऊपर जाके अपनी हम्म, सरजमीन के खिलाफ कोई एक्टिविटीज की जाए, ये तो फिर मानने वाली बात है। मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने बयान क्यों दिया है, क्यों अपने उसको वो हाँ, बजाय इसके वो इस डिस्कस किया जाना चाहिए ताकि आपकी अपनी कॉज तगड़ी हो, मजबूत हो कॉज को और उसको हाँ बड़ा उसको। जाहिर की आवाज। इस टाइम के ऊपर पता नहीं उन्होंने इस किस्म का बयान क्यों दिया। और मिसिंग पर्सन एक बड़ा सीरियस इशू है, और इस तरह के बयान से बहुत से जो इस सीरियस इशू के ऊपर जो बात हो सकती है वो उससे लोगों की वो हट जाएगी, नजर हट जाएगी, और बहुत से लोग जो इनके साथ दे रहे थे वो फिर इसको शक की निगाह से देखना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जहीर, आज एक पहले हम बात कर लेते हाफजाबाद के जलसे की। जलसा बहुत बड़ा था, नो डाउट बड़ा चार्ज क्राउड था, और नवाशी ने बहुत कम स्पीच की। जो अंदरूनी जराए थे उनसे जब बात की गई तो उनका कहना था कि नवाशी साहब की तबीयत ठीक नहीं है। और ये तो हम सबको मालूम है कि सीरियसली हार्ट पेशेंट तो वो हैं, उनके दो दो बाईपास हुए हैं और उनकी तबीयत ठीक है भी नहीं, ठीक लगती भी नहीं है जब से वो पाकिस्तान वो वापस आए हुए हैं। जिसकी वजह से बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो वजीर आजम अगर बने भी तो थोड़े अरसे के लिए बनेंगे, अगर वो इलेक्ट होके आते हैं तो फिर शहबाज शरीफ आएंगे। तो इस वजह से उन्होंने थोड़ी सी तकरीर की, फिर मरियम को उन्होंने दे दी, उन्होंने चार्ज जो था वो दे दिया कि आप जाओ और जाके बात करो। नहीं शनीला देखें, 21 अक्टूबर के बाद आज मियां नवाज शरीफ साहब पहली दफा आए हैं। ये नवंबर दिसंबर जनवरी मिड आ गया, तो ऑलमोस्ट 3 महीने बनते हैं ये। तो मेरे ख्याल में आज उनको अपनी तकरीर के अंदर कंटेंट रखना चाहिए था। तबीयत के हवाले से अगर आप मेरे से पूछें, तो उनके लहजे में कहीं पे लगा नहीं है कि उनकी तबीयत खराब है। उनकी तकरीर का जो जज्बा था वो वही था कि वो
देखें जी अवाम झूम रहे हैं, यहाँ के हफ्जाबाद तो झूम रहे फिर हैं, मैं भी लीडर ने थोड़ा बहुत तो दिखाना, लीडर ने कमजोरी तो उस वक्त नहीं दिखानी होती है ना, लेकिन एक मिसाल सीरियसली उनके साथ चलिए मसले चल रहे हैं। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि हम्म। उनकी तबीयत खराब थी। इन्होंने तकरीर की है 11 मिनट की और मरियम नवाज शरीफ साहबा ने तकरीर की है 13 मिनट की। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा उस तकरीर को प्रोलॉन्ग कर सकती थी, क्योंकि जब तकरीर छोटी होती है ना, आप किसी के भी इमरान खान वगैरह या बिलावल की किसी की भी तकरीर की ड्यूरेशन के साथ, इनकी तो चलो तबीयत का आप कह रही हैं, किसी की भी तकरीर की ड्यूरेशन के साथ अंदाजा होता है कि जलसा कैसा था। जिस टाइम जलसा तो हो ना, भरा हुआ हो, उस टाइम लीडर का दिल नहीं करता खामोश होने का, वो लंबी लंबी लगाते हैं। और मेरी वहां के रिपोर्टर से बात हुई है, उस रिपोर्टर की टिल्ड भी वाज़ह तौर पे उन्होंने डीपीपी मरियम नवाज के साथ लगाई हुई है। आप मुझे कहेंगे वो एक चैनल के ऊपर है, आते रहते हैं। तो उन्होंने उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कैसा था जलसा? कहता यार तकरीर आपको कैसी लगी? मैं कहा तकरीर तो थोड़ी थी। कहता बस फिर समझ आया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है जी जो 2013 में ग्राउंड था, उसी ग्राउंड के अंदर इन्होंने हेलीकॉप्टर उतारा है, उसी ग्राउंड के आगे इन्होंने कनातें लगाई हैं, उसी ग्राउंड को उन्होंने स्ट्रेस किया। उस ये अब उस रिपोर्टर की मैं बात बता रहा हूँ, वो कह रहा है कि उस 2013 16 अप्रैल 2013 को जो जलसा किया था हाफिजाबाद में मियां नवाज शरीफ ने, उसके अशीर अशीर भी नहीं था ये जलसा। अच्छा, जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जी बहुत बड़ा जलसा था और क्राउड बड़ा चार्ज था, और जाहिर है विजुअल्स भी हम लोगों ने देखे हैं और उससे भी पता चलता है कि क्राउड जो था बड़ा चार्ज था। और मरियम ने उकाड़ा के अंदर भी तकरीर जो थी वो इतनी लंबी नहीं की थी, और सिर्फ नवाशी ने एक ही तकरीर लंबी की थी जब वो पाकिस्तान आए थे, और उस वक्त भी उनके लहजे से लग रहा था कि कोई तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि हर एक का अपना जो होता है वो नुक्ता नजर होता है। अच्छा, अब उनके आगे में हमें जलसे जो है, इनको अपने मंशूर को लाजमी करना चाहिए था डिस्कस तकरीर के अंदर, क्योंकि इन्होंने नहीं वही हमें पुरानी बात। अभी मंशूर, हाँ, मंशूर अभी मंशूर जो है वो सामने आया नहीं है, और जब उनका मंशूर सामने आएगा उसके मुताबिक चलेंगे। और मेरा ख्याल में कि चूंकि पीडीएम के भी गवर्नमेंट गई है तो उनको भी पता चीदा चीदा मसाइल यहाँ पे कौन से हैं, वही है कि महंगाई है, लोगों को रोजगार देना है, और उसके अलावा ये है कि इन्वायरमेंट का मसला जो है उसको कैसे सेटल करना है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम जो उनको पहले से पता है और जिसके बारे में मरियम नवाज बार बार कह रही है, और हमने खबरों में पढ़ा कि नवाज शरीफ की रोज एक मुशावरती मीटिंग्स चल रही हैं ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ वो इकोनॉमी पे डिस्कस बातें कर रहे हैं कि कैसे सेटल कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है मुल्क के हालात काफी ज्यादा खराब है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब आ गए हैं जी सामने मैदान के अंदर, और आज उन्होंने कहा है कि अब मैं एक वीडियो देख रही थी, मैं चूंकि न्यूज सुन रही थी, अब मुझे पता नहीं वो गोहराहान के साथ खड़े थे, वो लेटेस्ट हुई थी क्योंकि फाइल फुटेज चलाई गई है। बिल्कुल। अच्छा एक तो देखिए, मेरा पहले दिन से शनीला टेक है कि शेर अफजल मरवत, कल भी मैंने कहा था और मेरे पहले दिन से कि शेर अफजल मरवत इमरान खान की मर्जी के साथ चल रहे हैं। आज आपने देखा होगा गौहर साहब जिस तरह की मर्जी नागवारी वाले मुंह बनाए, जिस तरह की मर्जी एक्सप्रेशन दें, लेकिन शेर अफजल मरवत उनके साथ खड़े हुए थे। गौहर चेयरमैन है, बेशक उन्होंने कोई इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात नहीं की। जिस टाइम उनसे सवाल हुए तो उन्होंने कहा आप बेहतर है कि हमारे अंदरूनी मामलात के बारे में कुछ ना करें। लोगों ने हामिद खान के हवाले से सवाल किया कि मरवत के बारे में हामिद खान ये कह रहे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने हत्तल इम्कान अपनी कोशिश की है कि अंदरूनी सवाल ना किए जाए, लेकिन अहम बात यह है कि इसके टाइम के ऊपर भी जब उनके साथ ही खड़े हुए, दाएं तरफ खड़े हुए थे उनके मरवत साहब, उन्होंने आके कहा कि मैं रऊफ हसन साहब की मैंने शिकायत की है, और उन्होंने नाराजगी का इजहार किया रऊफ हसन साहब के हवाले से। तो ना करते भी यानी कि शेर अफजल मरवत ने अपनी बात की, और जो गौहर साहब है हामिद वो, खान पे भी इल्जाम लगाया। हाँ, गौहर के ऊपर नागवार, हालांकि शुरू में गौहर ने कहा, मैंने जैसा कल बताया था ना कि इनको बुलाया इसलिए गया है कि ये मुतहिद होके वो है। और आज जो अंदर के जराए मेरे एक दो बंदों से बात हुई है, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कहा है कि इस वक्त जब पार्टी के ऊपर भी हालात इस तरह के आए हुए हैं कि बल्लभ तक छिन गया है और आप लोग अपनी अपनी ग्रुपिंग बना के करें, सख्ती के साथ उन्होंने कहा है कि आप मिल के कैंपेन चलाएंगे। और यही वजह के बाद आके ना सिर्फ गौर ने इस चीज के ऊपर दोबारा इरादा बताया अपना कि हम मिल के चलाएंगे, और हमारी मर्जी से, पार्टी की मर्जी से जा रहे, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे मरवत साहब। और इसके साथ साथ फिर मरवत साहब ने भी कहा, रऊफ हसन के अलावा उन्होंने खुद कहा कि मैं बलूचिस्तान भी जाऊंगा, मैं सिंध भी जाऊंगा, मैंने पंजाब ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पंजाब खुद खड़ा होगा। तो इमरान खान साहब के अंदर से जो जराये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब गुस्से में थे कि आप इस टाइम तकसीम क्यों है। और यही वजह के फिर बाहर आके, मेरे लिए तो हैरानी का बायस था उस टाइम जब दोनों ने एक साथ आके मीडिया टॉक किया, और उसी मीडिया टॉक के साथ मैसेज भी दे दिया कि अभी फिलहाल आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता, कि आज के दिन तक ये हम एक है। मतलब इख्तलाफात तो है, लेकिन आज के दिन तक उनकी तरफ से मैसेज ये देने की कोशिश की गई है।
हाँ, वो मैं यही बात करने लगी थी कि उन्होंने फिर भी हामिद खान के खिलाफ कह दिया कि वो चेयरमैन बनना चाहते थे, लेकिन गौहर खान बन गया इसलिए वो हमारे खिलाफ हो गए हैं। अच्छा, इस साइफर केस का भी ट्रायल चला है और उसमें आजम खान के बारे में इमरान खान साहब ने कहा, शाह महमूद कुरैशी ने, कैसे इनसे कुरान उठा के हलफ लिया जाए और कोई तहरीरी दरख्वास्त दी, लेकिन वो जो जज जुल्करनैन थे उन्होंने कहा जी आप तहरीरी वो ना दें दरख्वास्त, हम लोग हल्फ लेते ही कुरान के ऊपर। तो कुरान उठा के भी आजम खान ने वही बातें की हैं कि मुझसे साइफर जो था वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ले लिया था, सेक्रेटरी खारजा ने आके हमें मास्टर कॉपी से भी पढ़ के सुनाया था, वजीर आजम ने कहा था इसको काबीना में रखेंगे, उसके बाद साइफर मांगते रहे, इंक्वायरी भी बिठाई गई, लेकिन साइफर जब तक मैं वहां पे था साइफर वापस नहीं मिला। तो असल में केस यही चल रहा है कि साइफर कहाँ पे चला गया, और ये सबको मालूम है कि एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अंदर वो साइफर वैसा ही छप गया जैसे इमरान खान साहब चाह रहे थे। तो इसमें आज आजम खान, हाँ, जी मुकम्मल कर ले। तो आजम खान साहब ने कहा कि जो बयान मैंने जेल के अंदर दिया था मैं उसी बयान के ऊपर कायम हूँ। उन्होंने आज कुरान पे भी हाथ रख के ये हलफ दे दिया। अच्छा, इसमें बिल्कुल वो बयान का लुब-ए-लुबाब तो मोर और लेस वही है, लेकिन इसमें मुझे 2 लाइनें जो है ना वो पहले वाले बयान में इनकी नहीं थी। एक तो ये था कि मैंने इनको बताया था कि ये अवाम के अंदर इस तरह की चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं की जानी चाहिए, और उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये एक उस वक़्त नहीं थी ये वाली लाइन। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने दिखाया वहाँ पे लहराया, लेकिन पढ़ के नहीं सुनाया था। ये 2 लाइनें हाँ, मेरे ख्याल ये तो हाँ, नहीं ये देखिए ये तो अंडरस्टूड है, आपको भी पता है, हम सबको ये तो कैमरे से हम सबने देख लिया था कि इमरान खान ने लहराया था, वहां पे पड़ा नहीं था। अब ये बात असल में ये है कि अगर इसने कहा था कि आप इसको अवामी तस्करा ना बनाएं और इमरान खान ने एग्री भी कर लिया था, तो फिर वो कौन था जिसने मजबूर किया कि इमरान खान ने सारा बयानिया इसके ऊपर बना दिया? नहीं, अब उसमें जो साइफ़र वाला केस है, इसमें अब देखना ये है कि वो साइफ़र है कहाँ पे? असल तो ये है कि साइफ़र खो गया है, हाँ, वो खो है, गया, कहाँ चला गया? तो हुँ। मुहिमा और वहीं पे। ये बात आपको याद होगी कि इमरान खान ने मारिया मेमन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि साइफर मेरे से गुम गया। ये तो उन्होंने अपने मुँह से भी माना था कि मुझसे गुम गया। और अच्छा, आज़म खान भी यही कह रहे हैं कि मैंने इनको दिया, उसके बाद इनसे वापस नहीं मिला, क्योंकि प्रोटोकॉल यही होता है कि जो वज़ीर आज़म को साइफर दिया जाता है तो फिर उसके बाद इनका ऑडिट होता है और ये साइफर जिसको भी जाता है ये वापस मिनिस्ट्री में जमा करवाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी ऐड करता चलूँ, आपको याद होगा कि जिस टाइम ये साइफ़र उन्होंने लहराया था, और हुँ। बाद में फिर 2-3-4 महीने तक तो यही बात होती रही कि इमरान खान साहब ने साइफ़र लहरा दिया है, लेकिन हम आपको बताते हैं, मीडिया के ऊपर भी बात हुई, रिकॉर्ड के ऊपर भी बातें हैं कि ये साइफ़र नहीं था, सादा कागज़ था। वो साइफ़र का ये तो जो कलर, इमरान खान ने फिर बाद में खुद भी कह दिया। हाँ, येलो कलर होता है, वो ये होता है, ठीक है। अब जनाब कि जिस टाइम उनके खिलाफ केस बनाने की कोशिश की गई, तो अब वो एकदम से वो जो नकली नहीं था, सादा कागज़ नहीं था, वो असली हो गया। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा होता है कि नहीं, उसमें ये से तो मुझे इमरान खान ने उस वक़्त साइफ़र लहराया था। असल में केस ये है कि एक तो साइफ़र की कॉपी गुम हो गई हुई है, फिर वो साइफ़र एक मीडिया के ऊपर छप गया, तो ये भी है कि आपने तो लहराया था, लेकिन उनके ऊपर हाँ, तनकीद करने वाले कहते हैं कि वो सैफर नहीं था, वो सादा कागज़ था, उस तरह का सैफर का कागज़ ही नहीं होता। उस टाइम ये कहा गया था। लेकिन जिस टाइम कहा आप गया सारे हाँ, लेकिन ये नहीं, लेकिन असली लेकिन ये इमरान खान ने भी कुछ दिनों पहले ये बात कही कि जी वो साइफ़र नहीं था, वो तो मैंने वैसे ही कोई और कागज़ लहराया था। तो जो मुकदमा ना सैफर वहाँ जी? पड़ा, ना उन्होंने वहाँ पे लहराया। अब सिर्फ़ एक मुहिम है जो मैं पहले आपको कह चुका हूँ, वो है किधर सैफर? वो तो इमरान खान ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि साइफर मुझसे गुम हो गया, साइफर मेरे पास आया था। आजम खान भी यही कह रहे हैं कि मैंने इनको दिया, फिर साइफर एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर छप गया पूरे का पूरा ना। और उसके बाद ये था कि और इमरान वो खान ने मीडिया के लोगों के साथ डिस्कस किया, उनसे बात की, फिर कुछ ऑडियो लीक्स आई जिसमें उसने कहा कि साइफर के ऊपर हम खेलेंगे। आजम खान खुद उसमें बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि शाह महमूद कुरैशी जब साइफर को पढ़ेगा तो हम मिनट्स ऑफ मीटिंग अपनी मर्जी के बना लेंगे। तो मतलब ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने इस मामले को काफ़ी गुंजलिक कर दिया हुआ है। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ, जिस टाइम जज अबुल हसनात ने पिछले हफ्ते पूछा, सलमान अकरम राजा वहाँ पे मौजूद थे, कि इन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूशन कि आपने साइफर क्या कहते जी साइफर तो इंतहाई सीक्रेट है, उसके ऊपर तो पता नहीं क्या-क्या सज़ा हो सकती है, उसका कंटेंट अगर सामने आ जाए तो ये हो सकता है। तो साथ ही सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये है जिसके बारे में आप ये कह रहे थे सीक्रेट है, ये हम सबके पास मौजूद है। तो जज ने फिर इस तरह प्रोसिक्यूशन के जो वकील था उनकी तरफ देखा कि ये क्या? तो ये इस तरह भी चल रहा होता है वहाँ पे। पता नहीं साइफर की कॉपी एज़ सच किसी के सामने आई नहीं, सिवाय उसके कि जो एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो था वो छप गया था। और ये साइफर जो होता है इसके बारे में इतना पता है, जो मैंने फॉरेन ऑफिस से पता किया हुआ है। उन्होंने बताया था कि जी जब जब भी कोई साइफर आता है तो उसको डिकोड किया जाता है और उसकी कॉपी जो अहम-अहम होता है, उसकी उसका कॉपी रिपोर्ट
रहते हैं, उसके कोड जो है ना हर दफा खोलने पे पता नहीं कितनी दफा चेंज होते हैं। हाँ, चेंज होते हैं। तो वो फिर ना वज़ीर-ए-आज़म को एक कॉपी दी जाती है, फॉरेन मिनिस्टर को एक कॉपी दी जाती है, डीजीआईएसआई को दी जाती है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दी जाती है। और फिर उसके बाद उनसे एक खास मुकर्ररा मुद्दत के बाद ये सारी चीज़ें वापस भी ली जाती हैं, इनको ऑडिट भी होता है। तो वो ज़ाहिर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आ जाता है कि जब आपके पास एक साइफ़र आया है, तो वो साइफ़र कहाँ पे चला गया। बहरहाल जी ये मुकदमा भी चल रहा है, अब देखना है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके बारे में इसके ट्रायल रोकने के लिए और जो अल-कायदा ट्रस्ट है उसका रोकने के लिए, स्टे लेने के लिए भी ये पीटीआई जा चुकी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज़ कर लिया है। अब देखते हैं कि वो स्टे देते हैं कि वो कहते हैं कि कार्रवाई को जारी रखें। जो भी अहम डेवलपमेंट होगी आपके सामने आएँगे। अब ईरान और पाकिस्तान के मामले पे भी देखना है क्योंकि अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मामला डी-एस्केलेट नहीं हुआ है। बहरहाल दुआ यही है कि सैनिटी प्रिवेल करे, जंग किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।